अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भूमि में संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग के लिए मृदा परीक्षण जरूरी। दुधारू पशु में गर्मी में न आने की समस्या और उसका समाधान। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। बदलती परिस्थितियों में मानव की बढ़ती भोजन मांग की आपूर्ति के लिए हमारे किसान भाई फसल में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी होती जा रही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेत के मृदा की जांच समय समय पर कराएं, ताकि वो भूमि की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की सिफारिश की गई मात्रा को भूमि में देकर कम लागत में अधिक उपज ले सके। तो हमारे किसान भाई कैसे कराएं मिट्टी की जांच, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उझानी बदायूं के डॉक्टर ए.के. चौबे। किसान भाइयों, आप अवगत ही होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष जोर दिया है और ये सभी को इसमें सभी का सहयोग मांगा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसान को उसके खेत के बारे में उसकी स्वास्थ्य कैसी है इसकी जानकारी हो और उसी के आधार पर वो फसलोत्पादन करें। और ये आपके लिए उपयुक्त समय है क्योंकि आपकी रबी की फसल कट चुकी है, खेत खाली है। खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियों को अवश्य ध्यान में रखें। तो कौन कौन सी हैं वो सावधानियां, आइए जानते हैं। खेत खाली है तो इसमें ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सैंपल किस तरह से और कहाँ से लें। खेत की उर्वरा शक्ति अगर समान है तो 1 एकड़ से आप एक खेत मान करके सैंपल का चयन करें। सैंपल लेते समय 2 बातों का ध्यान रखिए कि अगर खेत में कहीं आपने खाद के ढेर लगाए हैं, गड्ढे बनाए हैं, पेड़ हैं या मेड़ों के चारों तरफ से मृदा का नमूना नहीं लेना चाहिए। अब आप खाद के गड्ढों के पास कम से कम 1 मीटर की जगह छोड़ दीजिए, पेड़ के नीचे से नमूना मत लीजिए। बाकी जो आपका खेत है उसमें कम से कम 5 जगह से, और आमतौर पर हमारी फसलें 6 इंच के आसपास गहराई तक उनकी जड़ें जाती हैं, तो हम 6 इंच की गहराई तक का ही नमूना लेते हैं। यानी 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदिए। बेहतर है कि गड्ढा भी आकार का खोदिए, जैसे आप ऊपर से जब खुरपी से काटेंगे तो सतह से लेकर के नीचे तक समान मोटाई की एक परत निकल आएगी। इस परत को एक बर्तन में, जो तसला भी हो सकता है, प्लास्टिक की कोई और बर्तन हो सकते हैं, इकट्ठे कीजिए। कम से कम 5 जगह से आप जिग जैग आकार में लीजिए, यानी पूरे खेत में एक ही जगह से न लेकर के 5 जगह या इससे ज़्यादा जगहों से आप सैंपल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद एक ढेर बनाइए, उसका 4 हिस्सा कीजिए। आमने सामने के 2 हिस्सों को ले लीजिए, बाकी 2 को हटा दीजिए। इस क्रम को आप कई बार दोहराएं जब तक आपका सैंपल आधा किलो न बचे। इस मिट्टी को लेकर के एक साफ थैली में रख लीजिए। उस पर आप अपना नाम, पता, खेत की पहचान और संभव हो
तो अगली फसल आप क्या लेने जा रहे हैं, अगर आपने प्लान बना लिया है तो उसका भी नाम लिख दें, जिससे मिट्टी के जांच के साथ ही साथ आपको उस पर संस्तुतियाँ भी मिल जाए कि आप कौन सा उर्वरक और कितनी मात्रा में अपनी उस फसल में डालेंगे कि उसका भरपूर पोषण हो और आपको भरपूर पैदावार मिले। किसान भाइयों, आपको ये भी अवगत कराना है कि सभी जिला मुख्यालयों पर तथा हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर या कृषि विश्वविद्यालयों पर मृदा परीक्षण की सुविधा है। आमतौर पर पहले केवल पीएच, ईसी और मृदा का गठन के साथ साथ एनपीके की जांच की सुविधा थी, जिससे जो हमारे बाकी के तत्व हैं उनके बारे में जांच कराना मुश्किल होता था और उसको हम अनुमान पर डालते थे। लेकिन आपको जानकर ये हर्ष होगा कि लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर, कृषि विश्वविद्यालयों पर तथा सभी जिला मुख्यालयों के कृषि विभाग पर मृदा परीक्षण की जो अब सुविधा उत्पन्न की गई है, उसमें 12 तरह की जांच की जा रही है, जिसमें आपके पुराने 6 जो जांच होते थे, जिसमें मृदा का गठन है, मृदा का रिएक्शन पीएच जिसको कहते हैं वो है, मृदा में साल्ट लवणों की सांद्रता यानी जिसको ईसी से करते थे वो है। इसके अलावा आपका गंधक है, जिंक है, आयरन है, लोहा जिसको कहते हैं, बोरान है, मैग्नीज है। यानी अब आपको मुख्य तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों की भी जानकारी आपको एक ही मृदा परीक्षण से मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर आप मृदा का परीक्षण कराते हैं तो आपको अपने खेत की उर्वरा शक्ति के बारे में जानकारी होगी, कौन सी उर्वरक हमको डालने की आवश्यकता है, कौन कम डालने की आवश्यकता है और किसको नहीं डालने की आवश्यकता है, ये आपको मालूम हो जाएगा। थोड़ा परिश्रम करके और जो उनका टोकन मनी है जांच की, उसको दे करके मृदा का नमूना जांच करा लिया तो आप अपनी उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी विशेषज्ञ को दिखा करके ये आप जान सकते हैं कि हमको कौन से तत्व डालने की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में। इससे जहां मृदा स्वस्थ होगी वहीं आपका उत्पादन लागत घटेगा और उसके साथ आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, ये दुगनी तभी होगी जब हमारे साथ आपका भी भरपूर सहयोग होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालक भाइयों, आजकल पशुओं में गर्भाधान की समस्या के चलते पशुपालकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि अक्सर देखने को मिल रहा है कि पशु समय पर गर्मी में नहीं आते हैं। तो पशुओं में इस समस्या के कौन कौन से कारण हैं और इसका निदान क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के डॉक्टर हरिंद्र सिंह। किसान भाइयों, सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जो हम गाय और भैंसों में पैरन की जो भी समस्याएं से रोजाना भली बात अवगत होते हैं। सबसे पहली जो समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है वो है हमारी गाय या भैंसों की जो ओसर होती है, बछिया या पड़िया, वो समय से गर्मी में नहीं आती, यानी कि उनमें तरुणाई अवस्था का देरी से आरंभ होना, ये सबसे बड़ी समस्या है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भरपूर लाभ नहीं मिल पाता। अमूमन हमारे देखते हैं कि पड़िया का या बछिया का वजन, शारीरिक भार 2 से 2.5 साल में 250 से 280 किलो हो जाए तो वो गर्मी में आ जाती है और गाभिन कराने के लिए ले जा सकती है। लेकिन कभी कभी हमने गांव में जो चेकअप करते हैं देखा है कि किसान भाई ये बताते हैं, हम भली भांति इस समस्या से अवगत हुई हैं कि
4 साल की अमुक बढ़िया हो गई है या 5 साल की हो गई है, साहब गर्मी में नहीं आ रही और हमको कोई फ़ायदा नहीं है इसे रखने से। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो समझने की ज़रूरत है कि किसान कितनी भी चाहें इस मामले में पशु को रखें, तो सबसे बड़ी उनको चाहिए कि कितनी भी उन्नत नस्ल का पशु पालें, तो सबसे बड़ी जो ध्यान देने योग्य बात है वो है संतुलित आहार। जब तक कि हम उस पशु को संतुलित आहार नहीं देंगे तब तक हमारी वो ना उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ना ही वो गर्मी में मद में आएगी। संतुलित आहार का मतलब है कि सुपोषण, उसमें दाना भी हो, रातब जिसे बोलते हैं, हरा चारा भी हो, सूखा चारा हो। और जब दाना की बात करते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से ही लें, हम बना भी सकते हैं, जिसमें कि 1/3 खली हो, 1/3 चुनी और 1/3 जो भी सामान आपका जो गेहूँ या चना या जौ। साथ ही साथ इसमें खड़िया या खनिज लवण जरूर मिलाएं 3%, यानी कि अगर 100 किलो अगर आप रातब और दाना मिला के कंसनट्रेट बना रहे हैं तो 3% खनिज लवण और 3% से 4% खड़िया, जिससे कि उसको भरपूर कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और कॉपर, जिंक और भी जो सूक्ष्म तत्व जो आपके बड़े जो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनकी आपूर्ति होती रहेगी। तो ऐसा अगर आप आहार देंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा, आपका जो पशु है जल्दी ही गर्मी में आएगा और गाभिन भी होगा। डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि पशु समय पर गर्भित हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ब्यात करने के बाद गर्भित होने में पशु लंबा समय ले लेता है, जबकि उसे ब्यात के 2 से 2.5 माह बाद ही गर्भित हो जाना चाहिए। ऐसी समस्या से बचने के लिए पशुपालक क्या करें, आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई भली बात अवगत हैं कि गाय या भैंसों में ब्याने के बाद जल्दी से शीघ्र से वो गर्म नहीं होती, और किसान भाई हमारे इस बात से भी बेखबर रहते हैं कि वो दूध दे रही है तो उसको अभी हमें गाभिन कराने की जल्दी नहीं है। लेकिन मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पशुओं का 2 ब्यात का अंतराल 1 साल गाय में और 13 महीने 14 महीने भैंस में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है ब्याने के बाद उसको 100 दिन के अंदर गर्मी में आके गाभिन कराना जरूरी है, नहीं तो आपको आर्थिक लाभ नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि दूध देती रहे और 6 महीने 8 महीने तक दूध देती रही लगातार और फिर गर्मी में बिल्कुल बेखबर रहे तो आपको वो 2 ब्यात का अंतराल बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ब्याने के बाद पशु को हम उचित आहार दें, उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसके दूध के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा उसके मध चक्र में आने के लिए ज़रूरी है। तो ये अगर जैसे मैंने बताया कि पोषणों को देना है संतुलित आहार, और जो दूध देने वाले जहाँ हमारे पशु हैं किसान भाइयों, उनको भी हमें संतुलित आहार देना है। तो इस व्यवस्था को हमको कुपोषण से सुपोषण में बदलना होगा, तो हमको काफ़ी हद तक डॉक्टरों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम काफ़ी लाभ भी ले सकें। कई बार दुधारू पशुओं में गर्भ नहीं रुकने की भी समस्या आती है, जिससे समय और धन का खर्च बढ़ जाता है। साथ ही देरी से गर्भित होने से पशु से मिलने वाला लाभ भी कम हो जाता है। इससे बचने के लिए पशुपालक क्या करें, आइए जानते हैं। इसके बाद तीसरी जो समस्या है पुनपुन गर्भाधान की, यानी कि किसान भाइयों के हमारी ये अक्सर देखा गया है कि ये प्रश्न रहता है कि हमने जो है गाय गर्मी में तो आती है या भैंस गर्मी में आती है, हर बीच में 21 दिन में वहाँ करा लेते हैं, गाभिन करा लेते हैं साहब, फिर भी वो रुक नहीं रही। तो ऐसे पशुओं के लिए हमको किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो है 3-4 बातों का ध्यान रखें ऐसे पशुओं में। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप गर्मी में लक्षण भली भांति देखें। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ये प्रतिकूल है भैंसों के लिए भी, तो भैंसों में देर शाम को और सुबह सूर्य की पौ फटने से पहले गर्मी के लक्षण देखें और उसको ठंडे स्थान पर रखें। दिन में जो है सुबह चारा कम खिलाएं, शाम को खिलाएं, दिन भर उसको अच्छी तरह से तालाब में लौटने दें। अगर तालाब नहीं है तो उसको नहलाएं दिन 2-3 बार। तो इस व्यवस्था से साथ ही साथ में आपको दाना खली पूरी भरपूर देना है। तो फिर अगर उसके गर्मी के लक्षण सही तरह से देखेंगे तो उसी हिसाब से आप उसे गाभिन कराएं। हमारा थंब रूल है
कि सुबह अगर गर्मी में आए तो हम पशु को शाम को गाभिन कराना है और शाम को गर्मी में आता है तो सुबह कराना। तो पहली बात तो आपको सही तरह से गाभिन कराएं। दूसरी बात, गाभिन कराने के समय ये देख लें कि हम पशु से योनि से जो म्यूकस श्लेष्मा निकलता है उसमें कोई रंग तो नहीं है, कोई गंध तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि उसके गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। तो अगर संक्रमण है तो सबसे पहले पशु चिकित्सक की सलाह लें, समीपस्थ पशु चिकित्सालय ले जाएं, उसको दिखाएं, दवा डलवाएं, तब गाभिन कराएं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गेहूं की फसल की कटाई मड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कृषक भाई किसी कारणवश गेहूं की शेष बची फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य अभी तक नहीं कर पाए हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में संभावित हल्की बूंदाबांदी होने एवं पश्चिम दिशा से मध्यम गति की हवा बहने के मद्देनजर गेहूं की कटाई, मड़ाई तथा सफाई क्रियाओं को इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। सिंचाई के साधन होने की दशा में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु जिन कृषक भाइयों ने अभी तक चारे की फसलों की बुआई न की हो, वे गेहूं की फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में आवश्यकता अनुसार मकचरी, लोबिया या मक्का की उन्नत किस्मों की बुआई इस सप्ताह करें, लेकिन संभावित हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पलेवा करें। गन्ने की नौलख या पेड़ी की फसल 60 दिनों की हो गई हो, तब नत्रजन की पूर्ति हेतु 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच में डालकर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें व ओट आने पर कल्टीवेटर से गुड़ाई कर दें। इससे खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ झुंडों पर मिट्टी चढ़ जाने से नए कलों की संख्या में अच्छी वृद्धि होगी। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर भुट्टों हेतु बोई मक्का की फसल में खरपतवार निकालकर सिंचाई करें। आगामी खरीफ मौसम में धान एवं अन्य फसलों की भरपूर पैदावार लेने, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं मृदा की भौतिक दशा सुधारने हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह खेतों की एक बार गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें, जिससे तेज धूप लगने से खेत में उपस्थित पिछली फसल के हानिकारक कीट, फफूंदी तथा खरपतवार नष्ट हो जाएं। हरी खाद हेतु ढेंचा की बुआई इस सप्ताह भी करें तथा कम नमी की दशा में हरी खाद हेतु पहले बोई फसल में सिंचाई करें। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद किसान भाई आम, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के थालों में सिंचाई करें। इसके अलावा आम के फलों को गिरने से बचाने हेतु नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के 40 मिलीग्राम सक्रिय तत्वों को प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर दूसरा छिड़काव इस सप्ताह करें। साथ ही फलों को ध्यान से देखें, यदि इनका निचला हिस्सा नुकीला व काला हो रहा हो, गुठली काली पड़ रही हो तथा फल फटकर गिर रहे हों, तब ऐसे लक्षण प्रकट होते ही अन्य स्वस्थ फलों को इस समस्या से बचाने हेतु सुहागे की 8 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस सप्ताह बैंगन की पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पंजाब बरसाती, पंत बैंगन हाइब्रिड 1 आदि में से किसी प्रजाति के बीज की नर्सरी डालें। ककड़ी, तरबूज एवं खरबूज के फलों के नीचे पलवार बिछा दें। ऐसे मौसम में बैंगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी की फसलों में कीटों से बचाव हेतु सेविन दवा का 0.2% या कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों से बचाव हेतु मेटासिस्टॉक्स का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करें। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद प्याज की फसल में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई अवश्य करें। गर्मी के इस मौसम में सभी प्रकार के पशुओं को धूप से बचाएं, स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दूध देने वाली भैंस को सुबह शाम नहलाएं। भूसा एवं सूखे चारे को हरे चारे में मिलाकर खिलाएं। हरा चारा उपलब्ध न होने की दशा में किसान भाई भूसे को यूरिया से उपचारित करके पशुओं को खिलाएं।
ऐसा करने से चारे की पाचकता एवं पौष्टिकता में वृद्धि हो जाती है तथा पशुओं के पाचन तंत्र में स्थित जीवाणु इसे प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं एवं दाने व चारे की लागत भी कम हो जाती है। चूँकि इस समय भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे भूसे को यूरिया से उपचारित करें। इस हेतु 1.5 किलोग्राम यूरिया को 2 लीटर पानी में घोलकर 10 किलोग्राम गुड़ की लपसी में मिला लें तथा इसमें 1 किलोग्राम नमक तथा 1 किलोग्राम खनिज मिश्रण भी मिला लें। इस मिश्रण को साफ घड़े में भरकर रख दें तथा प्रतिदिन इसकी 500 ग्राम मात्रा को 2 लीटर पानी में घोलकर भूसे एवं सूखे चारे पर छिड़ककर सिर्फ 6 माह से अधिक आयु के पशुओं को खिलाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अलीपुरा जिला सहारनपुर के सौरभ चौधरी ने। आपने देर की दशा में गन्ने की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसे कि देखा जाता है कि गेहूं की कटाई लगभग जो है 15 से लेकर और 25 अप्रैल के आसपास जो है किसान भाइयों के यहाँ जो है हो जाती है। ये थोड़ा जो है डिपेंड करता है थोड़ा आगे पीछे। तो उस समय के लिए कैसे जो है किसान भाई गेहूं के बाद, क्योंकि गेहूं कटाई के बाद गन्ना बुआई की जो प्रैक्टिस है ये किसान भाई ना चाहते हुए भी इसे अपना रहा है। तो हमें इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो उनकी कैसे उत्पादन बढ़े। वैसे ये जो समय है ये गन्ना बुआई के लिए उपयुक्त समय नहीं है और ना ही इसके लिए कोई रिकमेंडेशन है। गन्ना बुआई का जो उचित समय है वो या तो बसंतकालीन है या शरदकालीन है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान भाई उनकी अपनी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं, इस वजह से वो गेहूं कटाई के बाद जो है गन्ने की बुआई को नहीं छोड़ पा रहा है। तो उन किसानों के लिए जो गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी विधियां है जिससे कि वो अधिक से अधिक जो है पैदावार ले सके, खेतों का अच्छा जमाव हो और गन्ने की उपज बढ़िया हो। तो इसमें किसान भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल उन प्रजातियों को सेलेक्ट करे जो देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। जैसे कि कोसा 767 है, कोसा 97 264 है, कोपंत 3220 है और आपकी जो है सीओजे 88 है, सीओजे 85 है और आपकी साहब जो है 767 मैंने अभी अभी आपको बताई है, कोसा 97 264 है। तो ये प्रजाति है, तो किसान भाई इन प्रजातियों को सेलेक्ट करे। जिस खेत से किसान भाई बीज ले वो स्वस्थ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि स्वस्थ बीज हो। और जिस खेत से जब आप बीज उठाए उस बीज को लेने से लगभग जो है 7 दिन पहले उसकी सिंचाई करें और सिंचाई के समय उसमें लगभग जो है एक बैग यूरिया का प्रति एकड़ जो खड़ा बीज है 1 एकड़ में पूरे में जो है छिटक दे और उसकी सिंचाई कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो गन्ना होगा, गन्ने में जो है पानी की मात्रा भरपूर रहेगी, चीनी का प्रतिशत भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो उससे उसके अंकुरण में मदद मिलेगी, बड़ी तेजी से उसका जमाव होगा। और चूँकि इधर जो है तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर यदि देखा जाए तो दिन के समय में जो तापमान होता है तो वो 40 से 42 डिग्री के आसपास जो है कुछ कुछ जगहों पर देखा गया है। तो इतने ज़्यादा तापमान पर आँखों के मरने के, आँखों के सूखने का जो है बहुत ही जो है खतरा रहता है। तो किसी भी परिस्थिति में नमी की कमी ना होने दे किसान भाई। तो उसके लिए दोनों तरीके हैं, तो कि किसान भाई पहले से खेतों का पलेवा करे और अच्छी नमी की दशा में तो गन्ने की बुआई कर लें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फरो ओपनर से जो है किसान भाई, जैसे फरो ओपनर गन्ने के लिए फरो को ओपन करने के लिए जो है रीजर यूज किया जाता है ट्रैक्टर ड्रोन। तो जब लाइनें ओपन करते हैं, जो फरो ओपन की जाती है, तो ऐसा ना हो कि वो पूरी दोपहर भर खुली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा होगा कि जो फरो ओपन करे वो शाम के समय कर ले, तो कुछ शाम के समय, नहीं तो अगले दिन सुबह को बुआई करके दोपहर तक उसका जो है पाटा लगाकर उसे जो है ढक दे अच्छी तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर जैसे किसान भाई सूखे की बुआई भी करते हैं, तो सूखे की बुआई भी एक जो है बहुत जो है किसानों के बीच में प्रचलित है और इसमें भी अच्छी सफलता मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को जैसे कुंड ओपन किए है और उसमें खेत में नमी नहीं है, तो सूखे खेत में
2 आंख के गन्ने के टुकड़े जो है 2-2 आंख के गन्ने के टुकड़े जो है जो गन्ने के सेट है वो बनाते हैं और उनकी हम बुआई करते हैं। तो 2-2 आंख का गन्ने का टुकड़ा डालते हुए और उसके ऊपर करीबन जो है 2 इंच मिट्टी ढके, 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी ना रखे और इसके बाद में उसमें तुरंत जो है पानी खोल दें। तो जब पानी लगाए तो पानी लगाने का जो समय होना चाहिए वो शाम का समय होना चाहिए और हल्का हल्का पानी निकाले। ये ध्यान रखें कि पानी कभी भी वो खेतों में ना रुके। तो और ये पानी जो है हर हफ्ते में जो है हफ्ते के बाद जो है 2 या 3 बार पानी लगाए, जिससे जो है नमी मेंटेन रहे और वहाँ का तापमान ना बढ़े। जैसे अब गेहूं की कटाई के बाद खेतों की तैयारी करके किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं। खेतों में बीज के लिए जो नौलख फसल है उससे बीज को रोकना बहुत भारी समस्या हो जाती है। वहाँ पर बीज में बहुत नुकसान होता है। चूहे, गिद्दड़ जो है या दूसरे जो जंगली जानवर जो है या मनुष्य भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो अप्रैल या मई तक बीज को रोकना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी सिरदर्दी है किसान भाइयों के लिए। तो उसके लिए किसान भाई क्या करें कि अलग से ही पॉली बैग में या जो वो आती है कोकोपीट आती है, कोकोपीट को जो है ट्रे में जो है मिक्स ट्रे में डालते हुए या पॉली बैग में डालते हुए उसमें एक एक जो है गन्ने की जो आँख होती है तो एक एक आँख का गन्ना उसमें जो है रखकर अलग से जो है पौधशाला तैयार कर ले। तो गन्ने की जो अलग से ये पौधशाला है, जो नर्सरी है, इस नर्सरी की यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग करें। तो इसके लिए पहले लाइनें जैसे फ्रो ओपनर से पूरी की पूरी खेतों में जो है फ्रो ओपन करवा ली, जितनी गुले खुल गई और शाम के समय उन्हें जो पौधों को जो पॉली बैग में या नर्सरी में या आपकी ट्रे में है उन पौधों को जब वो 1 माह के हो जाए, 1 माह का बहुत अच्छा पौधा चलता है। 1 माह से बाद में यदि करेंगे तो उसमें समस्या आएगी और 1 माह से पहले भी उनको जो है ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। तो गन्ने के बीच में जो है उनको 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए चले जाए और लाइन से लाइन की दूरी जो है 70 सेंटीमीटर रखें। तो और उस पर हल्की उसे मिट्टी से ढकते हुए अच्छी तरीके से मिट्टी से ढक दें और उसमें साथ के साथ पानी खोल दें, जिससे कि उसमें कभी भी जो है हवा ना निकल जाए और या वो जो है गर्मी के कारण सूख ना जाए। तो ये तरीका अपनाकर किसान भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना गेहूं कटाई के बाद भी समय से ही जो है उनका गन्ना हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि से लाभ बढ़ाने में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का महत्व। आंवले के बाग में वर्तमान में किए जाने वाले जरूरी सामयिक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।